एवरीवन वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, जो भी साथी चैनल पे नए हों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो ये सेशन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले आरआरबी, जीएमसीएच चंडीगढ़, पीजीआई, बीएफयूएचएस और नोट सेट 7 की वैकेंसीज़ के लिए। तो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल करना स्टार्ट नहीं किए हैं, ऑल इंडिया एम्स बाबा फरीदकोट, अभी लास्ट डेट आने वाली है बाबा फरीदकोट के एग्ज़ाम की। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो अपने फॉर्म अभी फिल कर दें टाइम पे ही, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो BFUHS नर्सिंग ऑफिसर एंड एन ट्यूटर बैच जो है वो आप बाय कर सकते हैं। जिसने भी MSc किया है, BSc किया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ओनली 2099 के अंदर। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैम नोट सेट 7 की प्रिपरेशन करना, 22 जुलाई से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो गया है 21499 में ओनली विद टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। आज की जो क्लास रहेगी वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों ने आज अपना टेस्ट नहीं दिया है वो बच्चे अपना टेस्ट ज़रूर दे दें, जो कि आपका ऐप में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है भाई, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएँ और चेक कर पाएँ कि आपका जो अभी लेवल है वो कहाँ तक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, बेल्स पाल्सी इन एन एक्यूट यूजुअली टेम्परेरी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। कौन सी नर्व है जो कि डैमेज होती है बेल्स पाल्सी के अंदर? बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी नर्व जो है वो डैमेज होती है? फर्स्ट इज थर्ड क्रेनियल नर्व, नेक्स्ट है भाई फोर्थ क्रेनियल नर्व, नेक्स्ट है भाई फिफ्थ क्रेनियल नर्व, या फिर नेक्स्ट है सेवन्थ क्रेनियल नर्व। बताइएगा कौन सी क्रेनियल नर्व है। अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होते हैं वहाँ से कितनी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं टोटल हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स हैं। एक क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर के अंदर। तो टोटल कितने पेयर हैं भाई? 12 पेयर हैं। ये जो 12 पेयर होते हैं नर्व्स के, कौन सी नर्व्स के भाई? क्रेनियल नर्व के। तो आपकी बॉडी के अंदर होती है 31 जोड़े स्पाइनल नर्व के होते हैं और 12 जोड़े होते हैं भाई क्रेनियल नर्व के, जो आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई करती हैं अलग अलग इम्पल्सिस को। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारे रिफ्लेक्सेस भी याद करवाए थे कि कौन सी नर्व जो है वो कौन से रिफ्लेक्सेस पैदा करती है और कौन सी नर्व है जो के अंदर स्टिमुलेशन देती है। तो यहाँ से सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 7th क्रेनियल नर्व है जिसको बोलते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो हमारी नर्व फेस को सप्लाई करती है, और ये जो नर्व है ये साथ साथ में हमारी जो टंग है, टंग के 2/3 पार्ट को भी सप्लाई करती है। 2/3 पार्ट ऑफ टंग, टंग के 2/3 पार्ट को भी ये क्या करती है भाई? सप्लाई करती है। आई बात समझ में? उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कौन सी नर्व शो करती है? प्यूपिलर रिफ्लेक्स कौन सी नर्व शो करती है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स कौन सी नर्व शो करती है? ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आंसर करना है सबको। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कौन शो करता है एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स कौन सी नर्व शो करती है? नोट्स को खंगाल के देखो एक बार अपने, फिर बताना मुझे कि आपको ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। तो भाई 3rd नंबर की जो नर्व होती है वो एंड 5th नंबर की जो नर्व होती है ये क्या करती हैं भाई? हमारे कॉर्नियल रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गैग रिफ्लेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, मीडियल नर्व पाल्सी और प्लूम्पिक्स पाल्सी, फेशियल नर्व पाल्सी, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका आंसर तो रहेगा फेशियल नर्व। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है सबको, रिफ्लेक्सिस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इन नर्व्स के बाद में असेसरी नर्व का, कि नेक और शोल्डर की जो मूवमेंट होती है वो कौन करवाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेक एंड शोल्डर की मूवमेंट। तो नेक एंड शोल्डर की मूवमेंट के लिए 11 नंबर नर्व जो है आपकी, दैट इज़ द असेसरी नर्व। कौन सी नर्व होती है? असेसरी नर्व होती है, जो क्या करती है भाई, सप्लाई करती है किसके लिए? नर्व नेक एंड शोल्डर के लिए। उसके बाद में आता है टंग की मूवमेंट के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हाइपोग्लोसल रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सारे आपको याद रखने हैं। अब गैग रिफ्लेक्स का क्वेश्चन आया था पेपर में, गैग रिफ्लेक्स कौन सी नाव की वजह से आता है? तो गैग रिफ्लेक्स आता है मैम 9 नंबर है और 10 नंबर नाव की वजह से। प्रायोरिटी किसको देनी है? 9 नंबर की नाव को देनी है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर बिगिंस टू राइज अबाउट 6 आवर्स आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड पीक्स इन 18 आवर्स। तो कौन सा फॉलोइंग मार्कर है जो क्या हो जाता है भाई, बढ़ने लगता है अबाउट 6 आवर, 6 घंटे में ही बढ़ने लगता है, और MI के 6 घंटे के अंदर बढ़ता है और पीक पे पहुंच जाता है 18 घंटे में। कहाँ पे पहुंच जाता है भाई? पीक पे पहुंच जाता है 18 घंटे के अंदर। तो ये कौन सा कार्डियक मार्कर है? आंसर करना है भाई सबको, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए। कार्डियक एंजाइम का क्वेश्चन है। तो देखो, बच्चे में जो आप कार्डियक सिस्टम पढ़ते हो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है अडल्ट के कार्डियो से, कार्डियक मार्कर से। इसमें क्या पूछा है भाई आपसे? इसमें पूछा गया है कि जो कि 6 घंटे में अबाउट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और कब तक बढ़ता है भाई? पीक पे चला जाता है 18 घंटे में, मतलब जो सबसे लेट बढ़ता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अर्ली बढ़ने वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाला कौन सा है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्ज़ाम में आप लोगों से कि कौन सा ऐसा मार्कर है जो कि कन्फर्मेटरी कहलाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जो मैंने आपको बताए हैं। तो देखिएगा भाई CKMB क्या है? एक एंजाइम है, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CKMB लगभग 6 घंटे में क्या होता है? बढ़ने लगता है, और 18 घंटे के अंदर क्या होगा भाई? पीक लेवल पे होता है। ठीक है, कब बढ़ने लगता है? 6, और 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 to 3 डेज़ के अंदर क्या हो जाता है? ये वापस नॉर्मल आ जाता है। कितने दिनों के अंदर? 2 to 3 डेज़ के अंदर ये वापस नॉर्मल आ जाएगा। और कब बढ़ना शुरू होता है? 6 घंटे के बाद। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट सेंसिटिव मार्कर, मोस्ट सेंसिटिव मार्कर। तो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा होता है? तो मोस्ट सेंसिटिव मार्कर होता है भाई मायोग्लोबिन, M फॉर मायोग्लोबिन, M फॉर मायो सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव। तो ये 2 आवर्स के अंदर ही बढ़ना शुरू हो जाता है। कितने टाइम के अंदर है? 2 आवर्स के अंदर। अब पूछा जाएगा कन्फर्मेटरी कौन सा होता है, तो लिखिएगा मोस्ट कन्फर्मेटरी। मोस्ट कन्फर्मेटरी कौन सा होता है? तो मोस्ट कन्फर्मेटरी होता है ट्रोपोनिन। कौन होता है भाई? ट्रोपोनिन। ठीक है, कौन होता है? ट्रोपोनिन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लगभग 3 घंटे के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। CKMB 6 घंटे में बढ़ेगा, सबसे लेट बढ़ता है, और 2 से 3 दिन में वापस आ जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा ट्रोपोनिन कौन सा? तो ट्रोपोनिन ये वाला, ट्रोपोनिन I वाला जो है वो सुपीरियर मार्कर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने आपको सारे मार्कर करवा दिए, ये मार्कर आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। MI का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो आंसर मिल गया होगा आपको CKMB।
अगला क्वेश्चन है भाई, द नर्स इज असेस द स्टोमा बिफोर चेंजिंग द कोलोस्टमी बैग। तो कौन सा फॉलोइंग इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को क्या हुआ है, स्टोमा के अंदर स्टीमिया हो गया है। स्टोमा को असेस कर रही थी नर्स बिफोर चेंजिंग द कोलोस्टमी बैग, तो कौन सा फॉलोइंग कलर है जो ये इंडिकेट करेगा कि स्टीमिया हो गया है। तो रोज पिंक, ब्राउन ब्लैक, डस्की ब्लू या ब्राइट रेड। स्टीमिया की बात की गई है। तो भाई यहाँ पे देखो डस्की ब्लू कलर का है। कैसा है, डस्की ब्लू कलर का, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, टिश्यू स्टीमिया हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। डस्की ब्लू। ब्राइट रेड है तो नॉर्मल फाइंडिंग है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज पिंक है, तो इसका मतलब ये क्या है, लो एचबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्लैक हो गया है तो नेक्रोसिस हो गया है। आगे बात समझ में, ये चारों क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट डायग्नोज हुआ है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के साथ में, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट जो है वहाँ पे परफॉर्म किया गया है पेनक्रेटाइटिस के साथ में, जो कि ये बताएगा कि पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज्ड देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। वैल्यू डिक्रीज्ड पूछा है तो आपको पता है, जिस भी बच्चे ने ढंग से ये नहीं पढ़ा होगा उसने एक्यूट पेनक्रेटाइटिस देख के ही, लेबोरेटरी टेस्ट देखते ही आंसर कर दिया होगा सीरम अमाइलेज, है ना, यही आंसर किया होगा। ये टेस्ट होता है जो डायग्नोज करने के लिए करते हैं, सीरम लाइपेज और अमाइलेज टेस्ट करते हैं। ब्लड ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है। कौन बच गई भाई, सीरम कैल्शियम लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसकी वजह से, पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कौन सी नर्सिंग केयर है जो आप आफ्टर थायराइड सर्जरी के बाद में आप कौन सी नर्सिंग केयर है जो इंक्लूड करोगे, सिवाय एक के। पहला है मॉनिटरिंग कैल्शियम लेवल मॉनिटर करना। नेक्स्ट है भाई प्रोवाइड करना सेमी फाउलर पोजीशन। अगला है असेस करना पेशेंट की एबिलिटी टू स्पीक। नेक्स्ट है भाई प्रमोट करना पेशेंट का आयोडीन इनटेक। थायराइड सर्जरी के बाद में सारी केयर देनी है सिवाय एक के। तो कैल्शियम का लेवल मॉनिटर करना है। अगला है सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, या फिर पेशेंट की एबिलिटी टू स्पीक देखेंगे, या फिर आयोडीन रिच डाइट देंगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का, क्योंकि आपको पता है कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है किसके थ्रू, थायराइड ग्लैंड के थ्रू, जो कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करवाता है। सेमी फाउलर इसलिए देंगे भाई क्योंकि मैम पेशेंट की थायराइडेक्टमी हुई है तो पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, क्योंकि सर्जरी के कारण हो सकता है ब्लीडिंग हो रही हो तो वो एस्पिरेट ना कर जाए, इसलिए या ज़्यादा प्रेशर ना पड़े थायराइड ग्लैंड पे, दैट्स वाई सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे। आस्किंग पेशेंट्स एबिलिटी टू स्पीक, पेशेंट से उसकी स्पीकिंग एबिलिटी पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे उससे कि वो बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि थायराइडेक्टमी करते टाइम हो सकता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कट जाए और पेशेंट बोल ही ना पाए। अगला है पेशेंट का प्रोमोट करेंगे इनटेक ऑफ आयोडीन रिच फूड। आयोडीन रिच फूड का जो है वो हम प्रमोट करेंगे। नहीं भाई अभी नहीं देंगे, जस्ट आफ्टर सर्जरी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आपको देखने को मिलेंगी। पहला है डायरिया, पैसेज ऑफ म्यूकस पस इन द स्टूल, रेक्टल ब्लीडिंग। नेक्स्ट है डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, वेट गेन। अगला है पेलर, वोमिटिंग, हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट इज राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन और हाइपोकैल्सीमिया।
कौन सी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, यूसी के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये तो फिक्स है मैम कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है डायरिया। तो ये देखो भाई, ये रहा डायरिया। रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है। वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होता है। फेलर नहीं होता पेशेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट एबनॉर्मेलिटी, ये नहीं होता भाई। क्या देखने को मिलेगा? पस म्यूकस देखने को मिलेगा स्टूल में, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, परसिस्टेंट डायरिया रहेगा पेशेंट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट, एक बार शेयर कर दो। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, आपकी जो क्रिटिकल अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही होगी, ठीक है ना। बार बार सेम क्वेश्चन की शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, वो क्वेश्चन आपको पता है, वो आप लोग भी कर लोगे, है ना। वो हर कोई कराएगा एग्जाम में। बट मेन बात रहेगी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सिलेक्शन करवा पाए। मेन है सिलेक्शन। क्वालिफाई तो कर लेंगे बट मैम सिलेक्ट हो जाएं वो चाहिए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा भाई क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आंसर कीजिएगा, कौन सा फॉलोइंग एक सर्जिकल थेरेपी नहीं है इन केस ऑफ मिनेरे डिजीज। तो लैबरिंथेक्टमी करते हैं, वेस्टिबुल रिसेक्शन करते हैं, नेक्स्ट है स्टेपेडेक्टमी करते हैं। तो स्टेपेडेक्टमी नहीं करते भाई, इसमें क्या नहीं करते? स्टेपेडेक्टमी नहीं करते। ये किसकी प्रॉब्लम होती है? ये ईयर का डिजीज़ होता है, इनर ईयर का प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर मेन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा टिनाइटस। क्या देखने को मिलेगा? टिनाइटस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अडल्ट्स द रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर। सिंगल रेस्क्यूअर के केस में ये सरकारी सवाल है। तो आप सिंगल रेस्क्यूअर है, अडल्ट के अंदर आपको सीपीआर देना है, तो क्या करोगे? मैंने आपको याद करवाया था, चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे डबल रेस्क्यूअर हो, आपको 30:2 ही रखना है, ठीक है ना। ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, वुंड कॉज्ड बाय एन इंजरी विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट लीडिंग टू टीयरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज। कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट के कारण इंजरी हुई है, उस टिश्यू इंजरी को क्या बोलेंगे? इंसीजन बोलेंगे, पंचर बोलेंगे, एब्रेशन बोलेंगे, लेसरेशन बोलेंगे। तो उसको बोलते हैं भाई लेसरेशंस। क्या बोलेंगे? लेसरेशंस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन के अंदर मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो कहाँ देखने को मिल रही है भाई? अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बॉडी से दूर को होने वाली मूवमेंट को क्या बोलेंगे? अडक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन, अबडक्शन। तो इसको बोलते हैं अबडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? अबडक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर टुवर्ड्स द बॉडी हो तो उसको बोलेंगे अडक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग पैटर्न इंडिकेट रिदम एबनॉर्मेलिटी। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो रिदम एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है? रेट का नहीं बोला, रेट का बोलते तो डिज्निया हो जाता, ब्रेडिपीनिया हो जाता। डेप्थ का बोला है तो कौन होगा? काइन स्टोक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन है, याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर इतना। ऑल द बेस्ट। जिन भी बच्चों ने अपना टेस्ट नहीं दिया है तो ऑल इंडिया जो रैंकिंग टेस्ट होता है आप लोग ज़रूर दिया कीजिए संडे को। जिस भी बच्चे ने ना दिया हो ज़रूर दें, और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। अपना एक भी मिनट बिना वेस्ट किए आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, ठीक है ना भाई। अगर फॉर्म भर ही दिया है तो तैयारी करो, बार बार वहाँ पे जाके बैठ के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ो भाई, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।